सभी दर्शकों को नमस्कार। एवन जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश एपीओ की परीक्षा के लिए पुलिस अधिनियम और उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट को पढ़ लिया है और अभी हम उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज में यह जो है दूसरा भाग का चौथा पार्ट है और इससे पहले कि हम 3 पार्ट को कर चुके हैं। ये जो आपके 3 पार्ट हैं ये काफ़ी पुराने हैं और ये आपके आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड हैं। मतलब कि वो बीएनएस और बीएनएसएस से संबंधित नहीं है। तो उनको आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से अपडेटेड कर लीजिएगा। उनको जो है सेक्शन को अपडेटेड कर लीजिएगा। बाकी हम इस सीरीज को पहले कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम इससे पहले के जो भी 3 या 4 पार्ट हैं इसके और जो हमारा पुलिस एक्ट है उसको हम अपडेटेड करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग जो है अध्याय 12, 13 और अध्याय 14 को कवर करेंगे, जिसमें पैरा 129 से लेकर 173 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। भाग 2 पुलिस संगठन के विशेष कर्तव्य। जैसे कि आपको बताए हैं हम पहले कि ये जो आपका पुलिस विनियम है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक जाता है और दूसरा भाग जो कि हमारा चल रहा है वो चैप्टर 10 से लेकर के 28 तक जाता है। ये आपका, और अभी हम इसी भाग को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम इस भाग का जो है चैप्टर नंबर आपको बताए अभी 12, 13 और 14 को कवर करेंगे। ये हमारा जो दूसरा भाग है ये चलेगा हमारा 28 तक। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 12 को। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा क्या है? पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार। पैरा नंबर 129 से लेकर 146 तक जाता है, 129 से 146 तक जाता है। तो ये जो चैप्टर है आपका पंचायतनामा और शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों के उपचार से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायतनामा। इसको हम जो है पंचनामा भी कहते हैं और शव जो परीक्षा है इसको हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं। पोस्टमार्टम, तो जो शव परीक्षा होती है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को से संबंधित ये चैप्टर है। बाकी तीसरा जो इसमें है घायल व्यक्तियों के उपचार से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए लिखा है मृत्यु समीक्षा को पंचनामा या पंचायतनामा, अंग्रेजी में भी याद रखिएगा, इसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। पंचनामे की कार्रवाई तब होती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक या दुर्घटना में होती है। ठीक है, तो जो आपका ये पंचनामा है मुख्य रूप से क्या होता है? पंच का मतलब 5 व्यक्तियों से होता है। पंच का मतलब 5 व्यक्ति और नामा का मतलब होता है एक लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, तो पंच और नामा से मिलकर बनता है पंचनामा और 5 व्यक्तियों का जो है लिखित दस्तावेज। और पंचनामा में ये जरूरी नहीं है 5 ही व्यक्ति हों, कम से कम इसमें 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं और अधिकतम इसमें 5 व्यक्ति होते हैं। तो
इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब पंचनामा क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक रूप से हो जाती है या किसी दुर्घटना में हो जाती है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बारे में मौके पर जाना और उस मौके पर जो है वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस स्थिति में शव पड़ा हुआ है, उसका एक विवरण तैयार करना होता है। तो वहाँ पर जो है पुलिस जाती है और उस डेड बॉडी का विवरण तैयार करती है और वहाँ पर जो घटना के तुरंत बाद जैसी भी परिस्थितियां हैं उनको नोट किया जाता है और उस नोट करने के बाद जो है जो है पंच जहाँ पर वो लोग मिलेंगे उस घटना के आसपास जो भी लोग होंगे उनसे जो है उस विवरण के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं, ये व्यक्ति ऐसे मिला है और उस पर उनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। तो जो पंच होते हैं ये 2 या 5 व्यक्ति उनके हस्ताक्षर लेना मतलब पंच पंचनामा भरना उसको कहा जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें आपका प्रावधान है। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें पंचनामा के बारे में जो प्रावधान आप बीएनएसएस में पढ़ते हैं वो सेक्शन 194 में आपको मिलेगा जो कि सीआरपीसी में सेक्शन 174 में था। ठीक है। तो ये बीएनएसएस में चला गया है जिसमें लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या किसी अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पर जांच करना और उसकी रिपोर्ट देने के बारे में प्रावधान बताया गया है। चलिए देखते हैं इसमें हम तो आपको बताए पंचनामा ये और घटनास्थल का इसमें निरीक्षण होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है पूरी। बाकी आपको जो ये शव परीक्षा आपको बताइए पोस्टमार्टम होता है, इसको अंग्रेजी में पीएम भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसमें क्या करते हैं डॉक्टर शव का परीक्षण करते हैं, डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का संभावित कारण या जो है निश्चित कारण क्या रहा होगा। ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं एक केस आता है इसमें पेड्डा नारायण स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और इसमें कहा गया कि पंचनामा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थिति में हुई है या अप्राकृतिक ढंग से है, अर्थात मृत्यु का कारण इसमें पता लगाना होता है। ठीक है। तो ये इसमें आपको केस याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं पैरा नंबर आपका 131। तो ये पैरा जो है आपका 129 से शुरू होता है बेसिकली, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 129 जो है वो ग्राम चौकीदार के बारे में बताता है। ठीक है। कि अगर जो है ग्राम चौकीदार का जो क्षेत्राधिकार आता है उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक रूप से हो जाती है या अप्राकृतिक रूप से हो जाती है तो उसकी सूचना जो है ग्राम पुलिस अधिकारी या ग्राम चौकीदार अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को देता है। वो 129 में बताया गया है। ठीक है। पैरा 130 है वो जो है निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, उसकी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद पैरा 131 आता है पंचनामा भरने का अधिकार। ठीक है। तो पंचनामा भरने के अधिकार में क्या है, हालांकि हेडिंग में आपको वहाँ कुछ और मिल जाएगा जो आपका रेगुलेशन है, तो वो संक्षिप्त रूप में यही बात बताता है कि पंचनामा भरने का अधिकार किसको है। देखिए क्या है कि लिखा हुआ है कि बीएनएसएस की धारा 194 के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त है। तो कौन है सशक्त?
यहाँ पर देखिए उपनिरीक्षक की बात हो रही है और प्रधान कांस्टेबल यानी कि हेड कांस्टेबल की बात हो रही है। और हेड कांस्टेबल कौन होगा? जो पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत किया गया है। तो धारा 194 जो बीएनएसएस की है उसके अधीन अन्वेषण करने के लिए जो उप निरीक्षक सशक्त है वो पंचनामा भरेगा, या फिर इसके निर्देशन पर कोई भी प्रधान कांस्टेबल उसका निरीक्षण कर सकता है। सॉरी, इसके नहीं, पुलिस अधीक्षक यानी कि जो आपका एसपी होता है। ठीक है। तो सभी उप निरीक्षक कौन है? जो अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत होता है। और ऐसा हेड कांस्टेबल जो पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत किया गया है वो जो है क्या कर सकता है? पंचनामा भर सकता है। उनको पंचनामा भरने का अधिकार होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला जो है आपका पैरा नंबर 132 है, पंचनामा के अन्वेषण की प्रक्रिया को बताता है। क्या कहा गया इसमें, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो हम पैरा नंबर 132 की बात कर रहे हैं और इसमें लिखा है आपका कि पंचनामा के अन्वेषण की प्रक्रिया और क्या है? मृत्यु समीक्षा या पंचनामा मृतक के शव को स्पर्श किए जाने से या हटाए जाने से पूर्व की जानी चाहिए। मतलब जिस कंडीशन में डेड बॉडी मिली है उसको छूने से पहले यानी कि स्पर्श करने से पहले और उसको उस स्थान से हटाए जाने से पहले पंचनामा की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जो मृत्यु समीक्षा या पंचनामा की जो कार्रवाई होती है, जो उसका अन्वेषण होता है, उसको उसकी जगह से हटाए जाने से पहले या फिर उसको छूने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। आगे है कि मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट प्रारूप संख्या 211 में अभिलिखित किया जाना चाहिए। तो जो पुलिस रेगुलेशन के प्रारूप हैं वो 211 में इसको जो है अभिलिखित किया जाना चाहिए। उसके बाद फार्म संख्या 211 में पंचनामा 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। तो ये जो 211 है प्रारूप संख्या या फार्म संख्या, ये 2 प्रतियों में 2 कॉपीज में, ठीक है, ये बनाया जाएगा। बीएनएसएस की धारा 194 की रिपोर्ट, पंचनामा की जो रिपोर्ट इसको कहते हैं, धारा 192 बीएनएसएस के अधीन केस डायरी के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। तो जो केस डायरी होती है, सीडी होती है, सेक्शन 192 के अधीन उसमें भी पंचनामा के रिपोर्ट को जो है प्रयोग किया जा सकता है। ये इसमें मेन बात है। अगला पॉइंट देखते हैं। पैरा नंबर 135 है और 135 कहता है कि अज्ञात शवों के उंगलियों के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट को दर्ज करना। लिखा है कि अज्ञात शवों के उंगली चिन्ह खोज पर्ची पर लेने चाहिए। तो क्या है ये खोज पर्ची? मतलब सर्च स्लिप होती है। खोज पर्ची पर्ची पर लेने चाहिए। जब ऐसे चिन्ह लेना कठिन हो तो शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक से शव की उंगलियों के खाल लेने का अनुरोध किया जाना चाहिए तथा उन्हें फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेज देना चाहिए। ठीक है। तो मतलब जो अननोन बॉडी होती है, अज्ञात शव होते हैं, उनकी जो है फिंगरप्रिंट लेने चाहिए। ठीक है। तो 135 कहता है कि अज्ञात शवों की उंगलियों के निशान लेने चाहिए। और अगर डेड बॉडी ऐसी है, कैसी है कि उसके जो हैं डेड बॉडी के शव के फिंगरप्रिंट लेना मुश्किल हो रहा है, मतलब जो सड़ी गली अवस्था में डेड बॉडी होती है और उनका फिंगरप्रिंट आसानी से नहीं लिया जा सकता है,
तो फिर क्या होगा वहाँ पर, जो डॉक्टर होगा उससे अनुरोध करना चाहिए कि उसकी उँगलियों की खाल ले ले। ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन में डेड बॉडी है कि उसका फिंगरप्रिंट लेना मुश्किल हो जा रहा है, तो वहाँ पर जो है जो पंचनामा भरने वाला अधिकारी है, निरीक्षण जो कर रहा है, वो खुद फिंगरप्रिंट नहीं लेगा। वहाँ पर वो डॉक्टर से बोलेगा, अनुरोध करेगा कि उसके फिंगरप्रिंट उसकी उँगलियों की खाल जो है उसको उतार ले और उसको फिर फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेज दे। ठीक है? तो ये इसमें पैरा 135 में है। इससे पहले आप 134 जो पैरा है उसकी बात अगर हम करें, तो वो पोस्टमार्टम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? कि संज्ञेय अपराध से संबंधित जो शव होते हैं उनको पोस्टमार्टम निरीक्षण के लिए भेजे जाने की बात है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन एक बार उसको देख लीजिएगा बेरख्त से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि जो डेड बॉडी है वो ऐसी कंडीशन में है कि शरीर सड़ रहा है या सिकुड़ रहा है कि उसके खुद निशान पुलिस नहीं ले सकती है, तो वहाँ पर डॉक्टर की मदद ली जाएगी और उससे अनुरोध किया जाएगा कि ऐसी डेड बॉडी की खाल, उँगलियों की खाल उतार ले और फिर जो है उसको फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेज दिया जाएगा। ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं खोज पर्ची, खोज पर्ची जो है इसमें यह बात लिखना अनिवार्य होता है कि जो डेड बॉडी होती है वो किस कंडीशन में मिली है। बहुत ज़्यादा सड़ गई है, या जकड़ी हुई है, अकड़ी हुई है, या फिर सामान्य परिस्थिति में है, ये सब खोज पर्ची में जो है लिखना आवश्यक होता है। ठीक है? तो ये बात आपका पैरा नंबर 135 की है। उसके बाद देखते हैं पैरा 135 ए है, और ये कहता है कि जब पुलिस द्वारा कोई लावारिस या अज्ञात शव बरामद किया जाता है तो प्रक्रिया। ठीक है? तो 135 में तो केवल ये बताया है कि खोज पर्ची पर उसके उंगली के निशान लेने चाहिए, डेड बॉडी कैसी मिली है, कैसी कंडीशन में मिली है उसको लिखा जाना चाहिए, और अगर डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा सकते तो फिर डॉक्टर की सहायता से उसकी खाल ली जानी चाहिए, ये बताता है। और 135 ए क्या कहता है, जब पुलिस द्वारा कोई लावारिस या अज्ञात शव को बरामद किया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी। ठीक। तो इसमें बेसिकली कोई ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप इसमें ये बात रखिए कि जब कोई लावारिस डेड बॉडी मिलती है तो सबसे पहले पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि उस डेड बॉडी की पहचान की जाए, हर संभव पहचान की जाए। जो गांव होते हैं गांव में उसका अनाउंसमेंट करा जाए, डुग्गी पिटवाई जाए, या अखबारों में निकलवाया जाए, रेडियो का सहारा लिया जाए, इत्यादि चीज़ें। तो जब भी कोई अननोन डेड बॉडी मिलती है, लावारिस लाश मिलती है, तो वहाँ पर पुलिस का सबसे पहला काम होता है कि उस डेड बॉडी की पहचान हर संभव पहचान के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। उसके बाद जो है ये पहचान अगर नहीं हो पाती है तो फिर आगे जो है उसके धर्म का पता लगाना की कोशिश किया जाना चाहिए कि वो किस धर्म का है। जैसे उसके शरीर पर कोई धार्मिक टैटू बना हुआ है, जैसे आप देखते हैं ओम लिखवा लेते हैं लोग, या फिर कोई टैटू है, कोई अन्य प्रकार का चिन्ह है, कोई जनेऊ है, जनेऊ पहना हुआ है, या फिर इस्लाम के तहत कोई खतना एक प्रक्रिया होती है वो किया हुआ है, तो धर्म की पहचान जो है करने का प्रयास करना चाहिए।
और उसको जीडी में लिखा जाता है। ठीक है, तो जनरल डायरी में उसको फिर लिखा जाता है कि वो किस धर्म का व्यक्ति है, ये पता करना अनिवार्य है, और उसको फिर जीडी में और पंचनामा में भी उसको लिखना अनिवार्य हो जाता है, अगर पता चल जाता है तो। ठीक है, तो ये 35 एक ही बातें हैं, 135 एक ही बातें हैं। आगे चल कर के क्या होता है कि अगर डेड बॉडी, लावारिस डेड बॉडी का कोई अ, पहचान वाला नहीं मिलता है या उसका कोई वारिस नहीं मिलता है, तो उस डेड बॉडी को जो है एसपी महोदय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कर सकते हैं, मेडिकल भेज सकते हैं, मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेडिकल कॉलेज भेज सकते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उस डेड बॉडी को काम में लेते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए उसको एसपी महोदय भेज सकते हैं। ठीक है, अब जब डेड बॉडी जो है मेडिकल कॉलेज जाती है, तो वहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, और जब पढ़ाई वो पूरी कर लेते हैं तो फिर उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार कर दिया जाता है। ठीक है, और वहीं पर मेडिकल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और फिर जो है उसका एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो पुलिस को वापस सौंपना पड़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आप उसको पढ़ेंगे अगर बैरक से तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि ये परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पैरा नंबर 139, प्रक्रिया जब शव पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेजा जाता है। देखिए क्या लिखा है कि मृत शव को किसी खोल में उसी अवस्था में रखना चाहिए जिस अवस्था में वह पाया जाए। शरीर को विकृत होने से बचाने के लिए कोई लेप नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जब कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसको क्या है, एक शव पेटी होती है या फिर जो है आपका कफन टाइप का होता है, आजकल तो वही चलते हैं। तो उसमें जो है उसको उसी अवस्था में रखा जाना चाहिए जिस अवस्था में वो है। ठीक है, तो उसी अवस्था में मतलब जैसे डेड बॉडी का हाथ पैर अकड़ जाता है या फिर कोई अंग भंग हो जाता है, तो उसको जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको सीधा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जैसी भी कंडीशन में है, जैसे विकृत होने वाला है, सड़न की स्थिति में है, तो वहाँ पर भी उस पर कोई ऐसा केमिकल नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे ऐसे शरीर को बचाया जा सके। मतलब यह है कि जब भी कोई पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जाएगी, उसको उसी अवस्था में रखा जाएगा जिस अवस्था में वह पाया गया है, और उसको नष्ट होने से बचाने के लिए उस पर कोई भी केमिकल नहीं लगाया जाएगा। आगे है इसमें, मृत शरीर के साथ एक पुलिस कांस्टेबल और एक चौकीदार जाएगा। यदि थाना चिकित्सा अधिकारी से 20 मील दूर है तो कांस्टेबल या चौकीदार को एक या अधिक अंतर्वर्ती थानों से मुक्त कर दिया जाएगा। शव का विवरण रोल 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। एक प्रति शव के साथ जाने वाले कांस्टेबल को तथा दूसरी प्रति थाने के मुख्य अधिकारी को जो है भेजी जाती है, डाक से भेज दी जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इसमें, जो बात बताई गई है कि ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर को विकृत होने से उस पर कोई भी केमिकल या रसायन नहीं लगाया जाएगा, उस पर लेप नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इस अगर लेप लगाते हैं तो वहाँ पर जो है मेडिकल रिपोर्ट प्रभावित होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको मना कर दिया गया है। और जब किसी डेड बॉडी को भेजा जाएगा
तो किसको भेजा जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या है, एक पुलिस कांस्टेबल को और उसके साथ एक चौकीदार को भेजा जाएगा। तो मेन रूप से यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है हमारे उत्तर प्रदेश में। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस का एक्ट, वहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि जिन जिलों में है वहाँ पर उसका भी ये साथ में ड्यूटी बनती है। तो जो डेड बॉडी है उसके साथ क्या है, यहाँ पर एक आपका पुलिस कांस्टेबल उसके साथ भेजा जाएगा। आगे जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यदि थाना चिकित्सा अधिकारी से 20 मील दूर है। ठीक है, 20 मील दूर का मतलब है, मान लीजिए जो थाना है, पुलिस थाना है या डेड बॉडी के जहाँ पर डेड बॉडी है और वहाँ से जो है जहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा रहा जा रहा है, पीएम के लिए क्या भेजा जा रहा है, शव भेजा जा रहा है, वो 20 किलोमीटर दूर है, 20 मील दूर है। ठीक है, अगर वो 20 मील दूर है तो वहाँ पर क्या लिखा है, एक या अधिक अंतर्वर्ती थानों से उसको जो कांस्टेबल या चौकीदार है जो डेड बॉडी के साथ गया था उसको मुक्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 किलोमीटर दूरी पर है वो, तो यहाँ पर मान लीजिए एक थाना पड़ता है, तो, तो यहाँ पर जो डेड बॉडी के साथ गया था कांस्टेबल, वो यहाँ पर उसको मुक्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ से जो दूसरा कांस्टेबल वो आगे जाएगा लेकर के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर 20 किलोमीटर या उससे दूर का डिफरेंस है डिस्टेंस का, तो वहाँ पर ऐसे कांस्टेबल को जो डेड बॉडी के साथ गया था या चौकीदार को एक या अधिक अंतर्वर्ती थानों से मुक्त कर दिया जाएगा। तो उसको क्या है, यहाँ पर उसको उसकी ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और यहाँ से जो है फिर दूसरा कांस्टेबल या चौकीदार उसके साथ जो है मेडिकल तक जाएगा। तो ये इसमें ये कह रहा है। उसके बाद क्या है, शव का विवरण रोल 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। तो जो डेड बॉडी होती है किस कंडीशन में मिला है, कैसा उसका कलर है, कैसे उसने कपड़े पहने हैं, ये सब विवरण रोल की बातें हैं। जो विवरण की बात हो रही है कि डेड बॉडी कैसी है, महिला है पुरुष है, कैसे उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, शरीर पर कोई निशान है, कितनी उसकी हाइट है, कैसे उसके बाल हैं, इत्यादि बातें जो डेड बॉडी के बारे में है, वो 2 लिपियों में उसको तैयार किया जाता है। एक जो लिपि होती है वो शव के साथ जाने वाले कांस्टेबल को दे दी जाती है और जो दूसरी लिपि है वो थाने के मुख्य अधिकारी को डाक से भेज दी जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे आप इसमें कि जो डेड बॉडी होती है उसको जो ले जाने की जिम्मेदारी है वो पुलिस कांस्टेबल की होती है और एक चौकीदार, दोनों को याद रखिए, दोनों की जिम्मेदारी होती है। और शब्द लिखा हुआ है, दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, ना केवल जिम्मेदारी है बल्कि डॉक्टर के सामने उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त कराना भी जिम्मेदारी है। ये जो है ऐसे डेड बॉडी मिली है और इसको आप प्राप्त करिए या इसको जो है परीक्षण करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा नंबर 143 है, 143 है। जो ये बीच बीच के पैरा छूट रहे हैं वो आप उनको छोड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको केवल वही पढ़ाता हूँ। उससे बीच में जो भी है वो ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पूरे पैराग्राफ पढ़ने पे आएंगे तो वो 500 प्लस हो जाएंगे और वो उतना सब जो है बेकार है पढ़ना। ठीक है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना बेकार है, बाकी तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है। एक एक पॉइंट आप पढ़ते चलेंगे तो फिर समय भी ज़्यादा लगेगा और वो किसी काम का भी नहीं रहेगा। तो बीच बीच के पैरा को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना चाहिए।
तो 139 के बाद हम पढ़ते हैं 143, 143। तो ये जो है घायल व्यक्तियों को जो है मुख्यालय पहुंचाने की बात कर रहा है ये। ठीक है। तो क्या है कि जो लोग हैं किसी झगड़े में घायल हो जाते हैं, मान लीजिए दो पक्षों में झगड़ा हो गया और एक घायल हो गया, या फिर किसी महामारी के कारण जो है किसी दुर्घटना के कारण मान लीजिए पुल टूट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के वहाँ पर, जो है घायल हो जाते हैं, खतरनाक चोटें उनको लग जाती हैं, तो उनको मुख्यालय पहुंचाने की बात की गई है। मुख्यालय का मतलब यहाँ पर जो है जिला अस्पताल से है, जो जिला अस्पताल होते हैं। ठीक है। अब जिला अस्पताल का मतलब ये भी है यहाँ पर कि जो जिले का मुख्य मुख्य चिकित्सक केंद्र होता है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर है। ठीक है। तो इसमें जो बात बताई गई है ये आकस्मिक प्राथमिक चिकित्सा की बात कही है कि जो है अगर आवश्यकता पड़े तो उनको जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट एड उनको दिया जाना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। और अगर उनकी चोट इतनी ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उनको नज़दीक के ही किसी अस्पताल में भी इलाज के लिए भर्ती कराया जा सकता है। आगे देखिए क्या है, केस है आपका परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, 1989 का केस है। और ये बेसिकली संविधान का केस लो है, आर्टिकल 21 से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। तो ये जो केस है ये जो है तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के इसमें गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा है कि घायल व्यक्तियों का पहले इलाज किया जाए, पुलिस या कानूनी कार्रवाई बाद में हो सकती है। तो इस केस से पहले क्या होता था कि किसी को चोट लगी, अस्पताल में ले गए, तो अस्पताल के जो प्रशासन है वो कहता था पहले आप पुलिस रिपोर्ट कराइए, ये पुलिस केस है। तो वहाँ पर वो इलाज करने से मना कर देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि पहले इलाज होना चाहिए घायल व्यक्ति का, पुलिस कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई जो है वो बाद में हो सकती है। ठीक है। तो ये आपका केस है इसमें। आर्टिकल 21 से भी जुड़ा हुआ है ये, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, और बाकी और भी इसमें चीज़ें हैं बीएनएसएस में या सीआरपीसी में। आगे देखते हैं पैरा नंबर 144। और पैरा 144 क्या कहता है, चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई चोट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या है कि चिकित्सा अधिकारी उपपति यानी कि चोट या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 उसकी कॉपीज बनाई जाएंगी। ठीक। तो 3 कॉपी बनाई जाएंगी उसमें, एक मूल प्रति जो होगी वो पुलिस अधीक्षक को यानी कि एसपी साहब को भेज दी जाएगी। दूसरी जो प्रति होगी उस पुलिस अधिकारी को दी जाएगी जो शव परीक्षण के लिए लाया गया था। तो जो कोई पोस्टमार्टम की बात है, यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए कोई डेड बॉडी लाई गई है, एक कॉपी तो पुलिस अधीक्षक को भेज दी जाएगी, एक कॉपी जो है डेड बॉडी लाने वाले को दे दी जाएगी, और तीसरी जो कॉपी होगी वो अस्पताल का अवेलेबल होगी। ठीक है। तो वो अस्पताल के रिकॉर्ड में रखी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की जाती है वो 3 प्रतियों में तैयार की जाती है। अगला आपका पैरा है 146। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध चिकित्सीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। कहा गया है कि पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध चिकित्सीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा जा सकता यदि पुलिस के किसी मामले में
कोई महिला पुरुष चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण के किए जाने से मना करती है तो उसे डफरिन अस्पताल यानी कि महिला अस्पताल की प्रभारी लेडी डॉक्टर के पास भेजा जाना चाहिए, जो व्यक्तिगत रूप से उसका परीक्षण करेगी और आवश्यकता पड़ने पर अदालत में गवाही भी देगी। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है। बाकी इसमें प्रावधान भी है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मेडिकल टेस्ट कराने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो बहुत सी महिलाएं होती हैं, रेप विक्टिम होती हैं, वो अपना मेडिकल कराने से अगर मना कर दें तो उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, या कोई और भी अभियुक्त है, वो अपना मेडिकल कराने से मना कर दे तो वहाँ पर उसके साथ भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है, अगर पुलिस को लगता है कि मेडिकल करने से जो है कोई नए एविडेंस का पता चलेगा तो वहाँ पर अभियुक्त का बलपूर्वक जो है मेडिकल भी कराया जा सकता है। वो बीएनएसएस में आपको प्रावधान मिल जाएगा। तो ये इतना है, इसको भी ज़्यादा आप स्किप कर सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहें तो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 13 आ जाता है आपका। तो चैप्टर नंबर 12 आपका समाप्त होता है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 है और क्या है, गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है। पैरा 147 से 164 तक जाता है। पैरा 147 पुलिस की गिरफ्तार करने की शक्ति के बारे में बताता है। आगे देखते हैं 141A, पैरा नंबर 141A, ये क्या कहता है, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों को गिरफ्तार करने की शक्ति के बारे में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना होता है। क्या कहता है ये कि जब संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाए या न्यायालय द्वारा कारावासित किया जाए या कार्यपालिका द्वारा निरुद्ध किया जाए, तो तीनों बातें हैं कि जब संसद का कोई भी सदस्य है, या तो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, या फिर विधानमंडल का कोई सदस्य यानी कि कोई भी विधानसभा का कोई भी सदस्य हो, या विधान परिषद का कोई सदस्य हो, तो जब उसको गिरफ्तार किया जाए या न्यायालय द्वारा उसको कारावासित किया जाए या कार्यपालिका द्वारा उसको निरुद्ध किया जाए, तो क्या करना होगा, तो उस इसकी सूचना उस सदन के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को दी जाएगी। तो संसद के किसी भी सदस्य को या विधानमंडल के किसी भी सदस्य को जब गिरफ्तार किया जाता है या कोर्ट द्वारा उसको पनिशमेंट किया जाता है, कारावास दे दिया जाता है, या फिर किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा उसको कस्टडी में लिया जाता है, तो इसकी सूचना जो है उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष को दी जाएगी। संसद या विधानमंडल परिसर में बिना अध्यक्ष की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो जो सदन है, संसद का कोई भी सदन है या फिर विधानमंडल का कोई भी सदन है, उसके परिसर में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जब तक कि अध्यक्ष की अनुमति ना ले ली जाए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा सदस्य संसद भवन में है या फिर विधानमंडल भवन में है तो उसकी गिरफ्तारी अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। अगला बिंदु है, दीवानी मामलों में सत्र शुरू होने के 40 दिन पूर्व तथा सत्र समाप्त होने के बाद 40 दिन तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ऐसा कोई भी सदस्य संसद का या विधानमंडल का दीवानी मामलों में गिरफ्तारी अगर उसकी की जानी है
तो सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और सत्र समाप्त होने के बाद 40 दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, पैरा नंबर 149 है, रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया बताई गई है। कहा गया है कि पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अधीन पुलिस अधिकारी रेलवे के कर्मचारी व्यक्ति को यदि करने से रेलवे का काम प्रभावित होता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उसके काम से छुट्टी नहीं दे दी जाती है। तो रेलवे का कोई कर्मचारी है, अपना रेलवे का काम कर रहा है, मान लीजिए कोई ट्रैक सही कर रहा है या रेल चला रहा है या फिर स्टेशन मास्टर है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो ऐसी जब तक वो ड्यूटी कर रहा है अपनी, तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर उसके गिरफ्तार करने से रेलवे का काम प्रभावित हो रहा है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब उसको उसके काम से छुट्टी मिल जाती है तभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये पैरा नंबर 149 है। पैरा नंबर 151 की बात करें तो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की बातें हैं। ये आपका बीएनएसएस का सेक्शन 40 भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की बात करता है। और जो प्राइवेट व्यक्ति की गिरफ्तारी की बातें हैं वो बीएनएसएस की धारा 40 के अधीन जो प्रावधान दिए गए हैं उनके प्रावधानों के अधीन ही की जाएगी। पैरा 152 की बात करें तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर लगाए गए प्रतिबंध की बातें हैं। तो क्या क्या प्रतिबंध है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में रखने की अवधि के संबंध में बीएनएसएस की धारा 58 और 187 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाना है और उसमें पुलिस अभिरक्षा की बात हो रही है, जो अवधि है उसमें सेक्शन 58 और सेक्शन 187 जो बीएनएसएस के हैं उनका पालन किया जाएगा। और न सिर्फ पालन किया जाएगा बल्कि कड़ाई से पालन किया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली जो है इनका पालन किया जाएगा अगर किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करना है। अगला है पैरा नंबर 153 और कहता है कि अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी। कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया जाए तो अन्वेषणकर्ता उससे प्रथम प्रकरण पर पूछेगा कि यदि है कि क्या उसे पुलिस दुर्व्यवहार से शिकायत है और अपने प्रश्न तथा उसके उत्तर दोनों को पुलिस डायरी में अभिलिखित किएगा करेगा। मतलब जब भी कोई पुलिस अधिकारी है इन्वेस्टिगेशन करता है, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और उस कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से अन्वेषणकर्ता पूछेगा कि क्या उसको पुलिस के दुर्व्यवहार से कोई शिकायत है। मतलब उसको मारा पीटा तो नहीं गया है, उससे कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया गया है और उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों और उत्तरों को क्या करेगा, पुलिस डायरी में लिखेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है पूरी जिसका जो है फॉलो किया जाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 154 और पैरा 154 क्या कहता है, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पुलिस से असंबद्ध दो स्वतंत्र साक्षियों के सामने ली जानी चाहिए और बीएनएसएस की धारा 49 के प्रावधान भी इस पर लागू होंगे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया है और उसकी तलाशी ली जानी है तो दो स्वतंत्र साक्षी होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्या होने चाहिए, विटनेस होने चाहिए और जो है वो असंबद्ध होने मतलब पुलिस से क्या होने चाहिए, असंबद्ध होने चाहिए मतलब अनकनेक्टेड होने चाहिए, अनकनेक्टेड। तो पुलिस से उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए ऐसे इंडिपेंडेंट साक्ष्यों की सामने जो जिनकी संख्या 2 बताई गई है। तो गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पुलिस से
संबंध दो स्वतंत्र साक्षियों के सामने ली जानी चाहिए। और बीएनएसएस की धारा 49 जो है ये भी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी से संबंधित है, वे भी ये प्रावधान भी इसमें लागू होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी। ये शायद गलत है, इसमें हेडिंग शायद गलत है क्योंकि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं अभी। अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी 153 में इसको तो ये 156 की जो हेडिंग है वो ये है कि अन्वेषणकर्ता या थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा जमानत के उपबंधों का पालन करना। ठीक है, तो ये हेडिंग जो है यहाँ पर गलत हो गई है, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्या है ये? अन्वेषणकर्ता या थाने का बाहर साधक अधिकारी, थाने का बाहर साधक अधिकारी क्या करेंगे? जमानत के उपबंधों का पालन करेंगे। अधिकारी द्वारा जमानत के उपबंधों का पालन। ठीक है, तो ये आपका 156 है, इसको लिख लीजिएगा हेडिंग में। क्या कहा गया है कि थाने के बाहर साधक अधिकारी या अन्वेषण कर्ता किसी अभियुक्त को जमानती मामलों में जमानत पर छोड़ सकता है। तो देखिए क्या है कि जमानती मामलों में वो जमानत पर छोड़ सकता है, वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से भिन्न मामलों में अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अजमानती मामलों में भी जमानत दे सकता है। तो जो थाने का बाहर साधक अधिकारी होता है या अन्वेषण करता होता है वो क्या कर सकता है? जमानती मामलों में जमानत पर छोड़ सकता है और अजमानती मामलों में भी जमानत पर छोड़ सकता है, बशर्ते कि अजमानती मामला है वो मृत्युदंड से संबंधित नहीं होना चाहिए और आजीवन कारावास से संबंधित नहीं होना चाहिए। आगे जो लिखा है कि अन्य बातों को भी वो ध्यान में रखेगा, तो अगर अजमानती मामले में वो जमानत पर छोड़ रहा है तो वो अन्य बातों को भी ध्यान में रखेगा। अब वो अन्य बातें क्या हैं? जैसे कि अपराध की प्रकृति क्या है, अपराधी का नेचर क्या है, कि वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, या फिर अन्य और भी कोई बात हो सकती है। तो ये आपका पैरा नंबर 156 में बात है। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैरा 157, पुलिस लॉकअप में बंदियों की सुरक्षा का दायित्व। कहा गया है कि थाने के कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व थाने के बाहर साधक अधिकारी पर अधिरोपित किया गया है। तो जो लॉकअप होता है थाने में, उसमें कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, तो उसका जो उत्तरदायित्व है वो थाने के बाहर साधक अधिकारी पर है। उसका खान पान, सर्दी गर्मी से बचाने की व्यवस्था, न्यायालय से ले जाने ले जाते समय पर्याप्त सुरक्षा आदि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लॉकअप में, कारागार में जो थाने का लॉकअप होता है उसमें अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर रखा है तो उसकी जो उत्तरदायित्व है, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व थाने के बाहर साधक अधिकारी का होता है। अगला देखते हैं,
पुलिस लॉकअप में बंदियों की संख्या का निर्धारण। तो क्या है इसमें, पुलिस अधीक्षक का यह कर्तव्य, देखिए किसका कर्तव्य है, पुलिस अधीक्षक का, एसपी का। यह कर्तव्य है कि वह किसी थाने के कारागार में बंद किए जा सकने वाले पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को निश्चित करे और उस संख्या को कारागार के बाहरी या किसी सहज दृश्य स्थान पर अंकित कराए। तो जो है, थाने के कारागार में कितने व्यक्ति बंद किए जा सकते हैं, पुरुष कितने किए जा सकते हैं, स्त्रियां कितनी की जा सकती है, उसको निर्धारित कौन करेगा, पुलिस अधीक्षक करेगा। ठीक है। और उस संख्या को कारागार के बाहरी या किसी आसानी से दिखने वाले स्थान पर अंकित कराएगा। गणना का फर्श आधार 36 वर्ग फीट और हर व्यक्ति के लिए 540 घन मीटर होगा। मतलब एक पुरुष जो है, अगर उसके रहने की जगह अगर देखा जाए कारागार में, तो वो कितनी होना चाहिए, तो 36 वर्ग फुट होनी चाहिए जो फर्श है, और उसका एरिया जो है वो 540 घन फीट होना चाहिए। यदि थाना हवालात की नियत संख्या से अधिक बंदी हो जाए तो उन्हें रख सकते हैं। ठीक है। यदि थाने में जो जनसंख्या निर्धारित की गई है, यहाँ पर संख्या जो निश्चित की गई है, और वहाँ पर मान लीजिए 10 पुरुषों की निश्चित की गई है और 5 महिलाओं की, अलग अलग लॉकअप इनके बनाए जाते हैं, अलग अलग लॉकअप में निश्चित की गई है। मान लीजिए जो है यहाँ पर बंदियों की संख्या अधिक हो जाती है, ये क्या हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, या फिर ये जो है 10 हो जाते हैं। तो वहाँ पर उनको कहाँ रखा जा सकता है, तो पड़ोस की जेल में। ठीक है। निकटतम हवालात जहाँ स्थान हो, या फिर पड़ोस में सुरक्षित स्थान पर किराए पर लिया जा सकता है। तो पड़ोस का कोई सुरक्षित स्थान है, उसको किराए पर लेकर के उन एक्स्ट्रा कैदियों को वहाँ पर रखा जा सकता है। ये केवल थाने की बात हो रही है, थाने के कारागार की बात हो रही है। आगे देखिए क्या है, पैरा 159 में बंदियों के बारे में दैनिक आहार का प्रावधान, भोजन का प्रावधान। तो क्या है, देखिए, स्वस्थ बंदियों के लिए दैनिक आहार के पैमाने और परागमन के दौरान बीमार बंदियों के आहार के संबंध में तथा कैंप में मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन बंदियों के संबंध में विस्तृत निर्देश अनुरक्षक नियमावली गार्ड ऑफ एस्कॉर्ट्स के नियमों के अनुसार होगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अनुरक्षक नियमावली, गार्ड ऑफ एस्कॉर्ट्स। तो जो स्वास्थ्य बंदी हैं, मतलब उनका हेल्थ सही है, उनके दैनिक खान पान के बारे में, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। परागमन के बाद दौरान, मतलब जब उनको कोर्ट ले जाया जाता है और उनको लाया जाता है वापस, उस दौरान क्या उनको खिलाया जा सकता है या नहीं खिलाया जा सकता है, उसके बारे में। कैंप में मजिस्ट्रेट की अदालत, मतलब कोई मजिस्ट्रेट है जो है, वो अपने अदालत से बाहर कोई कैंप में अपना न्यायालय लगा देता है, वहाँ पर कोई मामला विचाराधीन करता है और वहाँ पर बंदी आते हैं, कैदी आते हैं, तो उनके बारे में विस्तृत निर्देश कहाँ से मिलेगा, वो गार्ड ऑफ एस्कॉर्ट के नियमों के अनुसार किया जाएगा। तो ये आपका पैरा नंबर 159 है। उसके बाद देखिए पैरा नंबर 161, पागल कैदियों के स्वास्थ्य कैदियों से अलग रखना। पागल जो कैदी हैं उनको स्वस्थ कैदियों से अलग रखना। क्या है कि थाने के भारसाधक अधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। इम्पोर्टेंट बात है, उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। ठीक है। इंडिविजुअल उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह पागल व्यक्तियों को, या जो पागल होने के लिए संदिग्ध हैं, ना सिर्फ पागल व्यक्तियों की बात की जा रही है, मतलब जो अ, विवक्षित रूप से मस्तिष्क से पागल होते हैं, विवक्षित होते हैं, उनकी बात की जा रही है।
तो ना सिर्फ पागल व्यक्ति की बात की जा रही है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों की भी बात की जा रही है जो पागल होने के लिए संदिग्ध है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है कि वो पागल हो सकते हैं या कभी कभी पागल हो जाते हैं। इस तरह के लोग, उनको जो है सामान्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। ठीक है, तो जो पागल होने के लिए संदिग्ध हैं को किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्तियों के साथ कोठरी में परिशुद्ध नहीं किया जाएगा, नहीं करेगा। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, उसका उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर पागल को किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ बंद कर दिया और उस पागल व्यक्ति ने उसको स्वस्थ व्यक्ति को कोई हानि पहुंचा दी, या उस स्वस्थ व्यक्ति ने पागल व्यक्ति को हानि पहुंचा दी, तो वहां पर स्थानिक भार साधक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ये थाने का भार साधक अधिकारी ये नहीं कह सकता कि मैंने इसकी जिम्मेदारी कांस्टेबल को दी थी या किसी हेड कांस्टेबल को दी थी। उसका ये तर्क नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उसको उत्तरदायित्व सौंपा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबालिग लड़कियों को पुलिस की अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए। तो अवयस्क लड़की, विशेष रूप से जिन्हें पथभ्रष्ट कहा जाता है, को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए। इन्हें महिलाओं के लिए स्थान सहित किसी औषधालय चिकित्सालय में जिला बोर्ड की सहमति के सिवाय 15 दिन से अनधिक के लिए रखा जाना चाहिए। तो ऐसी नाबालिग लड़कियां जो पथभ्रष्ट कही जाती हैं, कहा जाता है, मतलब जो आप उनको कह सकते हैं वेश्यालय में जिनको बेच दिया जाता है, या कहीं सड़क पर भटक रही हैं, या फिर कहीं से उनको रेस्क्यू किया जाता है, इस तरह की लड़कियां जो नाबालिग हैं, उनको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा कभी भी। तो उनको कहाँ पर रखा जाएगा, उनको जो है महिलाओं के रहने के लिए स्थान सहित, मतलब ऐसे उनको औषधालय या चिकित्सालय, मतलब हॉस्पिटल की बात की जा रही है, अस्पताल की बात की जा रही है। तो ऐसे अस्पताल में या फिर ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर रहने की, महिलाओं के रहने की जो है उचित व्यवस्था है, वहाँ पर उनको रखा जाएगा। और अधिकतम उनको 15 दिन के लिए वहाँ पर रखा जा सकता है। 15 दिन से अधिक अगर उनको रखना है तो वहाँ पर जिला बोर्ड की सहमति लेनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन से अधिक के उनको वहाँ पर नहीं रखा जा सकता है, और अगर 15 दिन से अधिक के लिए उनको रखना है तो वहाँ पर जिला बोर्ड की सहमति लेनी अनिवार्य होगी। आगे देखते हैं पैरा नंबर 164, किशोर अपराधियों से निपटने में पुलिस के मार्गदर्शन के लिए नियम। तो ये भी जो नियम है, ये भी अनुरक्षक नियमावली, रूल्स फॉर गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स द्वारा शासित होते हैं। तो जो किशोर अपराधी होते हैं, जिनको बाल अतिचारी बोला जाता है, पुलिस द्वारा किए जाने वाला व्यवहार रक्षक तथा अनुरक्षक नियमावली के तहत शासित होगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 भी है, यहाँ तक समाप्त होता है। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है ये आपका क्या है, संपत्ति की अभिरक्षा एवं उसका निस्तारण। पैरा की बात करें 165 से 173, छोटा ही ये चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखते हैं इसमें। चल संपत्ति के निस्तारण में चल संपत्ति के निस्तारण के संबंध में प्रक्रिया, पैरा नंबर 165 क्या कहता है, देखिए। पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई चल संपत्ति के सुरक्षित रख रखाव, रिकॉर्ड और निरस्तीकरण की विधिक प्रक्रिया इसमें बताई गई है। तो जो पुलिस है, पुलिस किसी चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेती है, उसको सुरक्षित रख रखाव के बारे में, उसको रिकॉर्ड में रखने के बारे में और उसको निरस्त करने के बारे में विधिक प्रक्रिया इसमें बताई गई है। तो पुलिस क्या है, पुलिस बरामद संपत्ति की संक्षिप्त सूची सामान्य डायरी यानी कि जीडी में दर्ज करेगी, ये अनिवार्य है।
इस प्रविष्टि की एक प्रति तुरंत मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। तो इस सूची की एक फोटोकॉपी किसको भेजी जानी चाहिए? मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। कब भेजी जानी चाहिए? तुरंत भेजी जानी चाहिए। मालखाना मुहर्रिर कम से कम 15 वर्ष के अनुभव वाला अधिकारी होना चाहिए। तो ये जो आपका पैरा नंबर 165 है, बेसिकली काफ़ी बड़ा है ये, और इसमें आपके लगभग 10 या 12 क्लोज हैं। ठीक है। तो वो सब हमने यहाँ पर नहीं इतना वो है, क्योंकि लंबा है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं हो जाता है। 165 में कहा गया है 7 क्लोज है इसमें, 12 10-12 नहीं है, 7 क्लोज है, और यही 7वां अंतिम क्लोज है। तो इसमें जो बताया गया है वो ये है कि जब भी कोई पुलिस है किसी चल संपत्ति को, चाहे छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसको बरामद करती है, तो उसका रिकॉर्ड जीडी में दर्ज करेगी। ठीक है। जीडी में दर्ज करेगी और एक सूची बनाएगी, और उस सूची को जो है मजिस्ट्रेट को भेजेगी। ये दोनों चीज़ें अनिवार्य हैं। ठीक है। और जो भी संपत्ति होती है उसको फिर मालखाने में जमा कर दी जाती है। और जो मालखाने का अध्यक्ष होगा, मुहर्री, उसको जो है कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। मतलब उसको जो है अधिकारी रहा हो वो, उसको 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। क्योंकि मालखाना जो होता है इसमें काफ़ी जो है संपत्ति होती है। इसमें लाखों की संपत्ति होती है, करोड़ों की संपत्ति होती है, और संवेदनशील हथियार होते हैं, और आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं जो समाज के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उसके हेड को, मालखाने के जो हेड होगा मुहारिर, उसको 15 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 166 और कहता है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति मालखाना मुहर्रिर की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। ठीक है। तो कहा गया है कि 100 रुपये से अधिक की नकदी और सामान मूल्य की संपत्ति मालखाना मुहर्रिर के पास होती है, लेकिन उसका विधिक कंट्रोल और जिम्मेदारी लोक अभियोजक की होती है। तो 100 रुपये से अधिक की कोई भी नकदी है, सामान मूल्य 100 रुपये से अधिक की 100 रुपये से अधिक की संपत्ति का मूल्य है किसी संपत्ति का, तो उसको मालखाना मुहर्रिर के पास ही जो है, मतलब भौतिक रूप से वो इसके पास होती है, मालखाना मुहर्रिर के पास होती है, लेकिन उसका जो विधिक कंट्रोल होता है और उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो लोक अभियोजक यानी कि पीपी की होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की होती है। ठीक है। यदि संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो वहाँ पर क्या होगा, लोक अभियोजक को जवाब देना होगा, इसकी जिम्मेदारी होगी, ना कि इसकी होगी। ठीक। तो ये है। देखिए वर्तमान समय में 100 रुपये की राशि बहुत कम है, तो 1861 का आपका ये रेगुलेशन है। उस समय में 100 रुपये की संपत्ति बहुत मोटी रकम थी। ठीक है। लेकिन आज के समय में ये तर्कसंगत नहीं बैठता है। तो यहाँ पर जो 100 रुपये है, ये इसका निर्धारण की अगर अगर बात की जाए तो ये राशि जो तय करते हैं फिर वो पुलिस अधीक्षक होंगे, एसपी होंगे, या फिर कोई जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम साहब, वो। ठीक है। तो वो ऐसी राशि को यहाँ पर तय करते हैं, क्योंकि 100 रुपये आज के समय में 100 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी संपत्ति नहीं है। उस जमाने में 100 रुपये काफ़ी बड़ी संपत्ति होती थी।
जिसमें कीमती जेवरात हैं, नकदी, कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो इसमें आ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। उच्च मूल्य की संपत्ति नकदी और कीमती सामान और महत्वपूर्ण केस जैसे बड़े घोटाले या सनसनीखेज अपराध की संपत्ति को अधिक सुरक्षित स्थान या कोषागार में रखा जाता है। तो जो उच्च मूल्य की संपत्ति होती है, मतलब नकदी है या कीमती सामान है, जेवरात इत्यादि हैं, उनकी बात हो रही है। या बड़े घोटालों के कोई नकदी है, सामान है, सनसनीखेज अपराध का कोई उच्च मूल्य की संपत्ति है, उनको जो है फिर मालखाना में नहीं रखा जाएगा, उनको अधिक सुरक्षित स्थान ट्रेजरी यानी कि कोषागार में रखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला पैरा कौन सा है। पैरा नंबर 168A है। देखिए क्या कहा गया इसमें। न्यायालय के निर्णय के बाद अवैध आग्नेयास्त्रों और हथियारों को नष्ट करने के नियम। क्या है इसमें। पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध आग्नेयास्त्रों को न्यायालय के निर्णय के पश्चात एक समिति द्वारा नष्ट किया जाएगा। ऐसी समिति में निम्न व्यक्ति होंगे। तो जब कोर्ट क्या करता है, जजमेंट दे देता है, माल खाने में कोई अवैध आग्नेयास्त्र है, अस्त्र मतलब हथियार हैं, और न्यायालय ने उनको निर्णय दे दिया है, ठीक है, तो उनको नष्ट करने का निर्णय दे दिया है, फिर वहाँ पर क्या होगा, एक समिति के समक्ष उनको नष्ट किया जाएगा। तो एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति के सामने उसको उन हथियारों को नष्ट किया जाएगा। समिति में कौन कौन व्यक्ति होंगे, देखिए, जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। तो पहला सदस्य कौन होगा, या तो डीएम होगा या डीएम के द्वारा नामित कोई अन्य जो है अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। दूसरा सदस्य कौन होगा, पुलिस अधीक्षक होगा या उसके द्वारा नामित कोई पुलिस उप अधीक्षक होगा। तो दूसरा कौन होगा, या एसपी महोदय होंगे या उसके द्वारा नामित कोई उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी होंगे, ठीक है, डीएसपी। तीसरा सदस्य कौन होगा, डीएम द्वारा नामित एक सम्मानित व्यक्ति जो लोक सेवक ना हो। तो तीसरा, पहला डीएम हो गया या उसके द्वारा नामित कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया। दूसरा एसपी या उसके द्वारा नामित कोई डीएसपी हो गया। और चौथा तीसरा जो होगा वो कोई अन्य व्यक्ति होगा जो कि लोक सेवक नहीं होगा, लोक सेवक वो नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो आम आदमी हो सकता है, ठीक है, आम नागरिक हो सकता है। तो ये आपका 168A है। अब ये जो अस्त्र हैं, ये कैसे इनको नष्ट किया जाता है, वो इसकी एक अलग प्रक्रिया है। हथियारों को ऐसा नष्ट कर दिया जाता है, उनको भट्टी में जला दिया जाता है, गला दिया जाता है, ताकि उनको दोबारा से उपयोग ना किया जाए। अगला जो पैरा है 169 है, और ये क्या कहता है, माल खाने की लावारिस संपत्ति के बारे में लोक अभियोजक का कर्तव्य है। तो लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे लावारिस संपत्ति को मजिस्ट्रेट के ज्ञान में लाए जो माल खाने में 6 माह से पड़ी है या आदेश की देरी के कारण नश्वर होती जा रही है, मतलब नष्ट होती जा रही है, या जिन्हें नश्वर होने से बचाया जा सकता है। तो माल खाने में क्या है, ऐसी कोई भी लावारिस संपत्ति है जो 6 महीने से पड़ी है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 6 महीने से पड़ी है, या ऐसी संपत्ति है जो नष्ट होने वाली है,
या नष्ट होती जा रही है या जिसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो ये लोक अभियोजक का कर्तव्य है वो ऐसी संपत्ति को मजिस्ट्रेट के ज्ञान में लेकर के आए। ठीक है, तो ये आपका पैरा नंबर 169 है। पैरा नंबर 170 है। ये क्या कहता है? लोक अभियोजक द्वारा माल खाने का मासिक निरीक्षण। ये भी इम्पोर्टेंट है। लोक अभियोजक को माल खाने का निरीक्षण 1 माह में 1 बार करना चाहिए। तो मासिक निरीक्षण उसको करना चाहिए, जबकि राजपत्रित अधिकारी को माल खाने का त्रैमासिक निरीक्षण यानी कि 3 माह में, त्रैमासिक मतलब 3 माह में 1 बार कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये राजपत्रित अधिकारी एसपी हैं जैसे, और डीएम है, एसडीएम है, ये इत्यादि जो भी है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा नंबर 173 173 क्या कहता है कि पुलिस स्टेशन में शस्त्रों गोला बारूदों को जमा होने के बाद की प्रक्रिया। तो क्या है, देखिए, थाने का भार साधक अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी थाने पर टिकटिंग के साथ अग्निस्त्रों या गोला बारूद को जमा करेंगे। देखिए क्या है कि यह जो पैरा है 173 पुलिस स्टेशन पर जो हथियार होते हैं, गोला बारूद होते हैं, उनको जमा करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये कौन से हथियार होते हैं? जैसे किसी आम आदमी ने या किसी सेलिब्रिटी ने कोई जो है हथियार ले रखा है लाइसेंस वाला, और उनका लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, या फिर चुनाव के समय में हथियार जमा कराए जाते हैं। वो जब चुनाव आते हैं तो जिस जिसके पास हथियार है उनके हथियार भी जमा कराए जाते हैं। तो ऐसे हथियार या गोला बारूद को जमा करने की बात है। तो वहाँ पर थाने के भार साधक अधिकारी जो है ऐसे अ, आग्नेयास्त्रों या गोला बारूद को जमा कर सकेगा। टिकटिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी कोई हथियार जमा कराया जाता है तो उस पर एक टिकट लगाया जाता है। ठीक है, किसका है वो और क्या उसका नाम है, ये सब चीज़ें ये लगाना अनिवार्य है ताकि हथियारों की बदली ना हो सके। उसके बाद जो है जो हथियार को जमा कर रहा है उसको एक जमा की रसीद भी दे दी जाती है। तो वो भी इसमें है प्रावधान। आगे देखिए क्या है, पुलिस केवल यह गारंटी देती है कि उसका हथियार चोरी नहीं होगा। पुलिस उसे साफ करने या तेल लगाने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो सुरक्षित रखने के लिए बाध्य नहीं है, केवल इस बात की गारंटी है कि उसका हथियार चोरी नहीं होगा। अब उसके हथियार में मान लीजिए नमी के कारण जंग लग जाए, तो ये वो नहीं कह सकता है कि मैंने तो साफ हथियार दिया था, मुझे इसको साफ करके मरम्मत करा करके दीजिए। तो इसके लिए पुलिस बाध्य नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है कि यदि 14 दिन के भीतर मालिक अपना लाइसेंस रिन्यू करा लेता है तो वह थाने से अपना हथियार वापस ले सकता है। तो मान लीजिए किसी का हथियार इसलिए जमा कराया जा गया है कि उसके हथियार की लाइसेंस अवधि समाप्त हो गई है। तो यदि वो 14 दिन के भीतर अपने हथियार के लाइसेंस को रिन्यू करा लेता है, नवीनीकरण करा लेता है, तो वह अपना हथियार थाने से वापस पा लेता है। इसके बाद अगर 14 दिन के अंदर वो नहीं कराता है और वापस नहीं लेता है अपना हथियार, तो इसके बाद उसे जिला मुख्यालय भेज दिया जाएगा। ठीक है, जिला मुख्यालय का मतलब मालखाना, मालखाने में भेज दिया जाता है। आगे देखिए जो डीएम का मुख्यालय पर यदि भेजा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नाजिर की होती है। नाजिर ये अधिकारी होता है प्रशासनिक कार्यों के लिए, डीएम के कार्यों के लिए। ठीक है, और यदि एसपी के मुख्यालय पर भेजी एसपी के मुख्यालय पर भेजी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लोक अभियोजक की होगी। तो दोनों बातें याद रखनी है आपको।
तो ये भी आपका जो चैप्टर नंबर 14 है ये भी आपका समाप्त होता है। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दी गई है। एक एक पैरा को पढ़ना जो है संभव नहीं है और ना ही इतना महत्वपूर्ण है। तो जो आपको पढ़ाए हैं उतना महत्वपूर्ण है, बाकी पढ़ने के लिए काफ़ी सारा है। कोई भी चीज़ ऐसी भी नहीं है कि वहाँ से नहीं पूछी जा सकती है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का जो स्तर होता है वो अनिश्चित होता है। फिर भी आपको काफ़ी हद तक सफिशेंट पढ़ा जा रहा है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम जल्दी समाप्त करेंगे। धन्यवाद।